हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने बहुत से जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के वो पूरे कवर कर लिए थे हमने। और आज हम करने वाले हैं स्टाइक्योमेट्री। ठीक, तो अब आपको ये नाम ही सुन के बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि ये स्टाइक्योमेट्री, इतने सारे अजीब अजीब से हमने वर्ड्स सुन लिए, मोल सुन लिया, फिर और मोल फ्रैक्शन और बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हमने इस चैप्टर में सुने। तो अब एक नया वर्ड है, एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है स्टाइक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो अब ये स्टाइक्योमेट्री होता क्या है? तो ये जो स्टाइक्योमेट्री वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट एक सेकेंड, फर्स्ट वर्ड है स्टाइक्योन, STOICH, स्टाइक्योन, जिसका मीनिंग होता है एलिमेंट्स। ओके, और दूसरा होता है, एक मिनट, TREIN, टेरियन, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक, तो स्टाइक्योमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक स्टाइक्योन जिसका मीनिंग होता है एलिमेंट्स, और मिट्राइन, तो मिट्राइन जो इसका मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट। तो ये स्टाइक्योमेट्री पूरा हमको क्या मतलब हुआ इस वर्ड का, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये स्टाइक्योमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है उनका मेजरमेंट किया जाता है। तो ठीक, तो अब ये केमिस्ट्री में या केमिकल रिएक्शन के लिए ये स्टाइक्योमेट्री क्या होती है। ठीक, तो हम जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखते हैं, ठीक, तो जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम देखते हैं तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बहुत सारी क्वांटिटेटिव जानकारी देता है, जैसे उनके मोल्स में क्या रिलेशन है, उनके जो एटॉमिक मासेस हैं कि इतना एटॉमिक मास हमने रिएक्टेंट का लिया तो प्रोडक्ट का कितना एटॉमिक कितना मास प्रोड्यूस हुआ, या कितना लीटर हमने रिएक्टेंट का लिया तो इतना लीटर प्रोड्यूस हुआ, किसका, प्रोडक्ट का इतना लीटर बना। तो ये जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उसके एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम्स, इन सब के बीच में क्या करता है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करके देता है कि इतना हमने रिएक्टेंट लिया तो हमें इतना प्रोडक्ट बना। तो यही जो मेजरमेंट होता है कि इतना रिएक्टेंट लेके इतना प्रोडक्ट बनाया, तो ये सब जो मेजरमेंट है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्री बोला जाता है। ठीक, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन इज दैट व्हेन इट इज रिटन इन द बैलेंस्ड form, it gives quantitative relationship between the various reactant and products in terms of moles, masses, molecules and वॉल्यूम्स। ठीक, तो जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है, किसी भी रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशन देता है कि इनके बीच जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उनके जो वेट्स होते हैं उनके बीच में है कि क्वांटिटेटिव रिलेशन देता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने रिएक्टेंट का इतना मास लिया तो रिएक्टेंट का इतना लिया तो हमें प्रोडक्ट इतना मास मिला। ठीक, तो इसी को ही जो ये मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स है इनको ही क्या बोला जाता है, स्टाइक्योमेट्री बोला जाता है। ठीक, तो आपको समझ आ गया स्टाइक्योमेट्री क्या होता है। एक स्टाइक्योमेट्री क्या है, ये एक स्टडी है बिटवीन क्वांटिटेटिव रिलेशन की, किनके, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के क्वांटिटेटिव रिलेशन की एक स्टडी है, मेजरमेंट है, जिसमें हम मेजर करते हैं कि प्रोडक्ट इतना लिया तो रिएक्टेंट इतना बनेगा, या इतना हमने पहले बना लिया तो अगर और उससे ज़्यादा बनाना है तो हमें कितना रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, या हम इतना रिएक्टेंट ले रहे हैं तो कितना हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं, ये सारे जो मेजरमेंट है, इन सबको ही हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल स्टाइक्योमेट्री बोला जाता है। ठीक है, तो स्टाइक्योमेट्री आपको समझ आ गई होगी क्या होता है स्टाइक्योमेट्री। जैसे देखते हैं एक एग्जाम्पल, उसके थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे क्वांटिटेटिव रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, वो HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम वेट कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा,
कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 3, 16 3 ज़ा 48, टोटल कितना हो गया 100 ग्राम। ओके, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 2 हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का 35.5, तो 2 इंटू 36.5, तो ये कितना हो जाएगा 73 ये हो गया 73.2, सॉरी ये हो गया 73.2 ग्राम्स हो गए। ठीक, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, जब हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया किससे 73.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो यहाँ पर क्या बना कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का वेट कितना होता है, कैल्शियम का वेट 40, क्लोरीन है, एक क्लोरीन का कितना हो 35.5, तो दो का कितना हो जाएगा 71। ओके, प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर और 44 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक रिलेशन मिला उनके मासेस के बीच की जब आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और उस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आपने किससे रिएक्ट कराया 73.2 ग्राम ऑफ HCl से रिएक्ट कराया, तब आपको मिलता है 40 + 71 कितना हो जाएगा 1 ग्राम। तो आपको क्या मिलता है 111 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 44 ग्राम ऑफ CO2। तो ये हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मिला। ठीक, क्वांटिटी उनके वेट के बीच एक रिलेशन मिला कि हमने 100 ग्राम को 73 ग्राम से रिएक्ट कराया तो हमें 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिला और 18 ग्राम वाटर और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इससे एक और हमें क्या जानकारी मिल सकती है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, ये जो ये कोफिशिएंट लगा हुआ है वो नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ के 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें दो जानकारी मिली, इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिले। कौन कौन से इन्फॉर्मेशन मिले, एक तो उनके मासेस के और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग कि अगर हम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो हमें क्या मिलेगा 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और 1 मोल वाटर और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमें इस तरह से किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गैसियस मॉलिक्यूल्स का। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए मेथेन, मेथेन का मास कितना हो जाएगा, मेथेन का मास हो जाएगा 16 ग्राम्स, ऑक्सीजन का 32 64 ग्राम्स और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 44 ग्राम और वाटर का हो जाएगा 36 ग्राम। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर देखिए मेथेन के मोल्स कितने हैं 1 मोल ऑफ मेथेन और ऑक्सीजन के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं मेथेन से, तो क्या बन रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। इसे हम वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल ऑफ गैस का 22.4 लीटर। ठीक, तो मेथेन का जब 22.4 लीटर रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन का कितना है, मैं ये वाली लाइन मिटा देती हूँ ताकि हमें वॉल्यूम वाला लिखते बने। ठीक, तो मेथेन का 22.4 लीटर रिएक्ट कर रहा है किससे से 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिलता है 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड 44.8 लीटर ऑफ
वाटर। ठीक, तो हमें इस इक्वेशन से क्या क्या जानकारी मिल रही है कि द 1 मोल ऑफ मेथेन रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक, एक तो ये मोल्स के टर्म में हो गया। दूसरा हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल, ये मेथेन का 1 मॉलिक्यूल था, 1 molecule of methane reacts with 2 molecule of oxygen gives 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water। ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन मिली इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स, मेथेन का कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तब वो कन्वर्ट हुआ किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। थर्ड हमें क्या पता चला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कि जब मेथेन का 22.4 लीटर ऑफ मेथेन गैस रिएक्ट्स विद 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44.8 लीटर ऑफ वाटर एट STP। अब एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में, वेट के टर्म्स में 16 ग्राम ऑफ मेथेन रिएक्ट्स विथ 64 grams of oxygen to give 44 grams of carbon dioxide and 36 grams of वाटर। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें इतनी सारी जानकारी देता है कि उसमें कितने मोल्स इन्वॉल्व हैं, कितना एटॉमिक वेट, कितना मॉलिक्यूलर वेट वहाँ पर यूज़ हुआ है, कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है उस रिएक्शन को करने में। ठीक, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, ये स्टडी को ही क्या बोला जाता है, स्टाइकियोमेट्री बोला जाता है। तो ये जो जानकारी हमें मिली है, इसी जानकारी से, इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो जनरली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कैसे टाइप्स के, कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं। तो ये जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, इससे क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ हम बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक, और इससे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा वो होगा मास मास रिलेशनशिप, जिसमें आपको एक जो एलिमेंट, एक जो रिएक्टेंट होगा या कुछ एक जो टर्म होगा उसका मास दे दिया जाएगा। मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन एंड द मास ऑफ सम अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको फाइंड करना होगा। मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप सिमिलरली वैसे मास और वॉल्यूम के लिए भी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। किसी का मास दिया तो वॉल्यूम पता करो, या वॉल्यूम दिया हुआ तो मास फाइंड करना है। ठीक, नेक्स्ट है वॉल्यूम रिलेशनशिप पर। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें आपको सॉल्व करनी होगी। तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो सिंपल स्टेप्स कौन कौन से, कि कभी भी आपको इस स्टाइकियोमेट्री के ऊपर अगर क्वेश्चन मिलते हैं, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम या वॉल्यूम रिलेशन, तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको उस रिएक्शन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको सबसे पहले उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को रीड कीजिए कि वहाँ पर वो किस टर्म्स में दिया हुआ है। मास के टर्म्स में पूछ रहा है कि मास मास रिलेशन है, कि मास वॉल्यूम के रिलेशन में पूछ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उस रिएक्शन से आप उसके नीचे में मास लिखिए, या जितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है उसे लिखते जाइए। राइट द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स और द रिलेटिव मासेस, ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बिलो देयर फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। सेकंड, आपको उसके नीचे में जो केमिकल इक्वेशन लिखा है आपने, उसमें हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे उनके रिलेटिव मासेस, आप ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल है तो वो लिख सकते हैं। अगर मोल्स के अकॉर्डिंग पूछ रहे हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स लिखिए वहाँ पर कि कितना मोल रिएक्ट कर रहा है। थर्ड, अगर गैसियस सब्सटेंस है तो वहाँ पर आप वॉल्यूम का यूज़ करेंगे कि इतना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, अप्लाइड यूनिटरी मैथड टू मेक द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। यूनिटरी मैथड वही कि अगर आपको पता है कि 100 कॉपीज़ का प्राइस 1000 रुपीज़ है तो 200 कॉपीज़ का प्राइस कितना होगा, वही यूनिटरी मैथड होता है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको उस केमिकल इक्वेशन के नीचे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उन जो सब्सटेंस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उनके मास लिखने हैं, एटॉमिक मासेस, ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस लिखने हैं। नेक्स्ट, अगर थर्ड स्टेप
अगर वहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, गैसियस सब्सटेंस दिया हुआ है, तो उस गैसियस सब्सटेंस के लिए आपको क्या लिखने पड़ेंगे, आपको गैसियस सब्सटेंस के लिए आपको उनके वॉल्यूम लिखने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं आप। मतलब जो उस क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आप वहाँ पे नीचे पे जानकारी लिखिए, इन्फॉर्मेशन लिखिए। नेक्स्ट स्टेप क्या, कि आपको यूनिटरी मैथड अप्लाई करना है। यूनिटरी मैथड मीन्स कि आपको अगर पता है कि जो 100 कॉपीज़ का प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है, तो 200 कॉपीज़ का प्राइस कितना होगा। ठीक, तो आपको समझ आ गया स्टाइक्योमेट्री क्या होता है। स्टाइक्योमेट्री से हमें किस किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने और उनको सॉल्व करने का स्टेप क्या है। आप ये चारों स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। फर्स्ट जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो होगा हमारा मास मास रिलेशनशिप पर बेस्ड होंगे न्यूमेरिकल। ठीक, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं क्या है। व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि जब आप 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कितना कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। ठीक, तो हमारा रिएक्टेंट कौन है, हमारा रिएक्टेंट है कॉपर कार्बोनेट। तो ये हमने लिख दिया कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो हीट करने से क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट चेक कीजिए कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कॉपर, हाँ ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ पर मासेस के टर्म्स में पूछे तो हम इसके मास लिख लेते हैं। ठीक, कॉपर का मास कितना होता है 63.5, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो 48 हो जाएगा, ये 0.5, ये कितना हो गया, और ये कितना हो जाएगा 123.5 ग्राम, और ये कॉपर ऑक्साइड का कितना हो जाएगा 63.5 प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है तो 16, तो ये 0.5, ये 79.5 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया 44 ग्राम। ठीक, तो हमें इस इक्वेशन से क्या जानकारी मिल रही, क्या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि जब 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कितना कॉपर ऑक्साइड बनता है, 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो हमें कितने ग्राम कॉपर ऑक्साइड को हीट करना है, 12.35 ग्राम को। तो इजिली निकल जाएगा, आपको पता है कि इतने से इतना बन रहा है, तो आपको क्या निकालना है 12.35 ग्राम के लिए। ठीक, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप उनके एटॉमिक मासेस लिखने था, लास्ट स्टेप क्या था, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना। ठीक, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट अपॉन हीटिंग gives कॉपर कितना ग्राम कॉपर देता है, 79.5 ग्राम कॉपर। ठीक है, तो हमें कितने, तो जब हम 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं, आपको 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट का पता है कि जब आप 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपको कितना कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड आपको मिलेगा। तो आप 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट के लिए निकाल लीजिए, 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट अपॉन हीटिंग गिव्स कॉपर ऑक्साइड, वो कितना हो जाएगा 79.5 डिवाइडेड बाय 123.5। ये 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट के लिए निकल गया कि 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनेगा।
तो हमें कितने के लिए निकालना था? 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट अपॉन हीटिंग गिव्स 79.5 अपॉन 123.5 इंटू 12.35। चलिए सॉल्व करते हैं। ये पहले पॉइंट हटा लेते हैं। नीचे में ये 1 2 3 1 2 ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितने के बाद यहाँ आ गया, क्या बच गया? 795 अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा? 7.95 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक, तो हमें क्या पता था इस इक्वेशन का? सबसे पहला हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था कि व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो आपको कितना कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। ठीक, तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखना था। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन हमने लिख लिया। इक्वेशन लिखने के बाद हमने क्या किया, उससे रिलेटेड उनके मासेस लिख दिए कि कॉपर कार्बोनेट का इतना मास, कॉपर ऑक्साइड का इतना मास। ठीक, फिर क्या करना था? यूनिटरी मेथड अप्लाई करना था। इस रिएक्शन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि जब हम 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें 79.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिलता है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? तो 1 ग्राम के लिए निकाल लिया। फिर हमें क्वेश्चन में कितने के लिए पूछा था? 12.35 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना था, तो हमने 12.35 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर लिया। ठीक, बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 किलोग्राम ऑफ 95% प्योर लाइम स्टोन। तो ये भी हीटिंग वाला ही सवाल है, बट यहाँ पर एक चीज, एक नया क्या दे दिया है कि जो लाइम स्टोन है वो 95% प्योर है। ठीक, तो कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम स्टोन ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 किलोग्राम ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन। मतलब 200 किलोग्राम 95% प्योर लाइमस्टोन को आप हीट करते हैं तो आपको कितने किलोग्राम लाइम मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? यहाँ पर आपको प्योर लाइमस्टोन का वेट नहीं पता, आपको इम्प्योर लाइमस्टोन का वेट पता है कि इम्प्योर लाइमस्टोन का वेट कितना है? 200 किलोग्राम है। उस 200 किलोग्राम का सिर्फ 95% जो लाइमस्टोन है वो प्योर है। तो सबसे पहले तो आपको प्योर लाइमस्टोन का वेट निकालना पड़ेगा। प्योर लाइमस्टोन का वेट निकाल लीजिए, उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए उसको हीट करने का, फिर आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिए। सिंपल। तो चलिए बनाते हैं इसे। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट क्या है? वेट ऑफ प्योर लाइमस्टोन। प्योर लाइमस्टोन का वेट कितना हो जाएगा? 200, 95% ऑफ 200 किलोग्राम। ये कितना हो गया? 190 किलोग्राम। मतलब 200 किलोग्राम में से सिर्फ आपका जो 190 किलोग्राम था वो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन था। ठीक, तो अब एक रिएक्शन लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने हीट किया। हीट करने से क्या मिला हमें? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट 40 प्लस 12, ऑक्सीजन का कितना? 64। तो ये आ जाएगा टोटल 100 ग्राम। एक सेकेंड, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, एक सेकेंड, ऑक्सीजन का ये गलत है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 48। तब ये आ जाएगा टोटल 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, टोटल हो गया 50
6 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है मास 44 ग्राम। ठीक, तो हमें इस रिएक्शन से केमिकल, हमने जब केमिकल रिएक्शन लिखा, केमिकल इक्वेशन लिखा, इस रिएक्शन हो रहा था उसके लिए, तो हमें क्या पता चला कि जब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो हमें 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक, 100 ग्राम से कितना मिल रहा है, 56 ग्राम मिल रहा है। ठीक, तो 100 ग्राम से कितना मिल रहा है, हमें 56 ग्राम मिल रहा है। हमें कितने के लिए निकालना है, 190 ग्राम के लिए। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, अपॉन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, कितना कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, 56 ग्राम। ठीक, तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड कितना देगा, 56 अपॉन 100 ग्राम। हमें कितने के लिए निकालना है, 190 के लिए। तो 190, सॉरी यहाँ पर किलोग्राम था ना स्टार्टिंग में, तो आप सभी जगह पर केजी यूज करेंगे। यहाँ पर भी केजी, यहाँ पर भी केजी, 1 केजी, और यहाँ पर 190 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड कितना देगा, 56 इंटू अपॉन 100 इंटू 190, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1064/10। तो ये हो जाएगा 106.4 किलोग्राम। मीन्स जब आप 190 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपको मिलेगा 106.4 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इजी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से। हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो इम्प्योर था 200 किलोग्राम ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन दिया हुआ था, मतलब जो 200 किलोग्राम था वो टोटल वेट था उस इम्प्योर सैंपल का। हमने क्या किया, उसमें से प्योर कैलकुलेट कर लिया कि प्योर लाइमस्टोन का वेट कितना होगा, 190। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिख लिया उस रिएक्शन के लिए, हीट किया उसके लिए। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मासेस लिख दिया उनके, और हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया। और यूनिटरी मेथड अप्लाई करके हमें पता चला कि कितना वेट लगेगा, कितना वेट मिलेगा जब 190 किलोग्राम ऑफ कॉपर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, तो 106.4 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन are required to produce 22 gram of carbon dioxide on combustion। ओके, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना का 22 ग्राम अगर प्रोड्यूस करना है कंबस्टन के टाइम पर, तो कितना हमें मीथेन रिक्वायर्ड होगा। तो मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबस्टन ऑफ मीथेन हो रहा है। ठीक, तो कंबस्टन ऑफ मीथेन होगा तो कितना मीथेन हमें रिक्वायर्ड है जिससे सिर्फ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है केमिकल इक्वेशन लिखना। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, मीथेन, मीथेन का क्या हो रहा है, कंबस्टन। तो कंबस्टन होने पे क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, प्लस हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, 2H2O। देखिए ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट स्टेप क्या, इससे रिलेटिव मासेस लिखते। तो मीथेन का कितना, 16 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 64 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 44 ग्राम, और वाटर का कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। यहाँ पर हमें आंसर किस में देना है, इन टर्म्स ऑफ मोल देना है। ठीक है, तो हम पहले अपने ग्राम्स में ही आंसर निकाल लेते हैं, फिर उसको बाद में मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर 44 ग्राम ऑफ on producing या for producing 44 gram of carbon dioxide for
producing 44 gram of carbon dioxide required मीथेन, कितना मीथेन रिक्वायर्ड है हमें 16 ग्राम मीथेन। ओके, हमें 16 ग्राम मीथेन रिक्वायर्ड है। तो फॉर प्रोड्यूसिंग 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड मीथेन कितना हो जाएगा 16/44। हमें कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, हमें प्रोड्यूस करना है ओनली 22 ग्राम। ओके, फॉर प्रोड्यूसिंग 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड मीथेन कितना हो जाएगा 16/44 इंटू 22। तो 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा, तो 2 1 ज़ा और ये 8 टाइम्स में, तो ये आ गया 8 ग्राम मीथेन। लेकिन आपको किस में पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स में, तो हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, मोल्स में चेंज कर सकते हैं। तो मोल्स में कैसे चेंज करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 मीन्स 0.5 मोल। मतलब आपको अगर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है तो कितना मीथेन रिक्वायर्ड होगा 8 ग्राम, और इन टर्म्स ऑफ मोल्स 0.5 ग्राम मीथेन आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कैसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 gram of an impure sample of sodium sulfate dissolved in water was treated with excess of barium chloride solution when 1.74 gram of barium sulfate were obtained as dry precipitate. Calculate the percentage purity of the sample. तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक, तो क्या दिया हुआ है हमें 1.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। ठीक, उसको हम रिएक्ट कराना है किससे, वॉज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड। ट्रीट कर रहे हैं उसको किसके साथ, बेरियम क्लोराइड से। जब आप ट्रीट करेंगे उसको तो व्हेन 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट वर ऑब्टेन, 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट ऑब्टेन एज ड्राई प्रेसिपिटेट। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि उस 1.5 ग्राम में कितना प्योर सैंपल था। ठीक है, तो अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं अभी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम रिएक्शन लिखना है। तो रिएक्शन लिखना है तो किसका रिएक्शन करा रहे हैं हम, सोडियम सल्फेट का। किसके साथ करा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट। तो हमें मिल रहा है क्या, बेरियम सल्फेट। और क्या मिलेगा हमें, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो हमें आप देखिए यहाँ पर कलर चेंज, इनके आप मासेस लिख लीजिए। और बेरियम का मास उसके बाद आता है क्या, सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, 47 प्लस 32 प्लस ये 64, ये हो जाएगा 143 ग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड, इसका तो बेरियम क्लोराइड का यूज़ नहीं है, तो हम बेरियम सल्फेट ले लेते हैं। रिएक्शन में क्या बन रहा था, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का मास ले लेते हैं हम। कितना हो जाएगा, बेरियम का मास कितना होता है, कितना होता है बेरियम का मास 137। ओके, 137, सल्फर 32, ऑक्सीजन का 64, ये टोटल कितना हो जाएगा, 11 और 2 कितना 13,
1 3 और ये हो जाएगा, तो ये आ गया 233 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने जब 143 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो हमें कितना मिला, 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट मिला। मतलब 233 ग्राम अगर हमें बेरियम सल्फेट चाहिए तो हमें कितना सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड है, 143 ग्राम। ठीक, मतलब 233 ग्राम बेरियम सल्फेट के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 143 ग्राम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए आपको उस 1.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सोडियम सल्फेट है, मतलब उसमें कुछ अमाउंट सोडियम सल्फेट होगा, कुछ इम्प्योरिटी होगी, उस 1.5 ग्राम से आपको क्या मिल रहा है, 1.74 ग्राम मिल रहा है। तो इस 1.5 ग्राम का कितना यूज हुआ है हमें बेरियम सल्फेट देने के लिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। आपको समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं, कि हम जब 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कितने ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट से प्रोड्यूस हो रहा है, 143 ग्राम से। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए, कि इस 1.5 ग्राम जो सैंपल दिया हुआ है उस 1.5 ग्राम में प्योर सोडियम कितना है, प्योर सोडियम सल्फेट कितना प्रेजेंट है। ठीक, तो अब देखिए कैलकुलेट करते हैं, 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट obtained by 143 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक, तो हमें कितने के लिए निकालना था, सो 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट obtained by Na2SO4 is equals to 143 divided by 233 into 1.74। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 1.06 ग्राम। ठीक, तो हमें क्या पता चला कि 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कितने सोडियम सल्फेट से मिला, इतने 1.06 ग्राम से। लेकिन हमारा सैंपल टोटल कितना था वहां पर, 1.5 ग्राम सैंपल था। तो अब हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ impure सैंपल। ठीक, तो वेट ऑफ impure सैंपल, तो वेट ऑफ impure सैंपल कितना था हमारे पास, 1.5 ग्राम। ठीक, वेट ऑफ प्योर Na2SO4 ये कितना मिला हमें, 1.06 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल्स टू 1.06 अपॉन 1.5 इंटू 100। ठीक, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 70.6%। मीन्स उस 1.5 ग्राम में सिर्फ 1.05 ग्राम जो था वो सोडियम सल्फेट प्रेजेंट था। तो वो जो सैंपल मिला था वो सिर्फ कितना परसेंट प्योर था, 70.6% प्योर था। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 1.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल रिएक्ट कर रहा था बेरियम क्लोराइड से, तो कितना मिल रहा था हमें, 1.7 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट मिल रहा था। ठीक है, तो वहां पर इस जो 1.5 ग्राम है उसमें कुछ
प्योर होगा और बाकी जो होगा वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक, तो हमें उस प्योर का अमाउंट कैलकुलेट करना है कि उस ये इम्प्योर सैंपल में वो प्योर सैंपल कितना प्रेजेंट है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है किससे, बेरियम क्लोराइड से, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनता है, तो इसके रिलेटिव मासेस लिख लेते हैं। कितना 143 ग्राम सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड से, तो कितना बेरियम सल्फेट मिलेगा, 233 ग्राम। ठीक, मतलब अगर 233 ग्राम बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस करना है तो कितने ग्राम सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड होगा, 143 ग्राम। हमने जो इम्प्योर सैंपल के साथ रिएक्शन करा बेरियम क्लोराइड का, तो हमें कितना ग्राम मिला, 1.74 ग्राम। तो अब इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि 1.74 ग्राम बेरियम सल्फेट को अगर हमें चाहिए, 1.74 ग्राम बेरियम सल्फेट चाहिए, तो हमें कितना सोडियम सल्फेट लगेगा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। मीन्स 1.74 ग्राम बेरियम सल्फेट किससे मिला होगा, 1.06 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट से। ठीक, तो हमारे पास टोटल सोडियम सल्फेट का सैंपल का वेट क्या था, 1.5 ग्राम। उसमें से सिर्फ सोडियम सल्फेट कितना प्रेजेंट था, 1.06 ग्राम। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, वो जो उसने रिएक्शन दिया था क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। तो परसेंटेज प्योरिटी पता चल गई हमें कि इतना सोडियम सल्फेट प्रेजेंट है टोटल अमाउंट में, 1.5 में इंटू 100 कर दिया, तो हमें कैलकुलेट किया तो क्या पता चला, 70.6%। हमें परसेंटेज प्योरिटी पता चल गई। ठीक, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया था। जो डाटा अलग थे, जो एलिमेंट्स है वो अलग थे, बट जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था और जो कैलकुलेशन तरीका था वो सब कुछ सेम था। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मास रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि मास और वॉल्यूम से रिलेटेड न्यूमेरिकल और वॉल्यूम से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बने, थैंक यू।